कट्टरपंथी सोच का आतंक शहर शहर फैल रहा है। आम आदमी ही नहीं, सांसद तक इसके शिकार हो रहे हैं। राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली में धमकी भरा पत्र मिला। इसमें लिखा गया, किरोड़ी अब तेरा नंबर है, तेरा बेहाल कन्हैया लाल जैसा होगा। मीणा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी की गई है। धमकी भरे पत्र की बात की जाए तो कादिर अली राजस्थानी के नाम से भेजा गया। सोमवार को किरोड़ी लाल मीणा के दिल्ली के आवास पर भेजी गई चिट्ठी में उदयपुर में छपे एक अखबारी कटिंग है। चिट्ठी में 9 जुलाई 2022 की तारीख है। लेटर में लिखा है, जो हमारे पैगंबरों की गुस्ताखी करेगा उसका हाल कन्हैया लाल जैसा होगा। आप भले ही बड़े नेता होंगे, लेकिन अगर आप हमारे पैगंबर को लेकर कोई ऐसा बयान देंगे तो फिर हम आपको सबक सिखा देंगे। धमकी वाली चिट्ठी, इसके बाद सांसद की शिकायत और यहां पर कहा गया है कि तुमने आखिर कन्हैया की मदद क्यों की। अब ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आज तक ने अब से थोड़ी देर पहले किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की है। हम आपको सुनवाते हैं धमकी की चिट्ठी पर आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। धमकी भरा पत्र तो कल दिल्ली में मेरे निवास पर मिला था और राजस्थान से लिखा गया है, कहीं से डाला गया है, जिसमें 9 जुलाई की तारीख है। और उसमें दरअसल में मैं उदयपुर में कन्हैया लाल की सर कलम करने के बाद उनके परिवार से मिलने गया था। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको अपनी 1 महीने की तनख्वाह दी थी। उसी का उस पत्र में जिक्र किया है कि आपने गुस्ताखी की है और उसमें धमकियां लिखी गई है। किरोड़ी लाल मीणा ने पूरे मामले में पीएफआई पर भी हमला किया। यह कहा कि करौली में हुई हिंसा में पीएफआई का हाथ था और उसके मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की वो मांग कर रहे थे। हो सकता है इस धमकी के पीछे वजह यह भी हो, इस ढंग के शरारती तत्व हैं, समाज कंटक हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, या विशेषकर पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, या पहले सिमी से जुड़े हुए लोग थे, उनके खिलाफ में आवाज उठाता रहता था। और ऐसे तत्व जो हो मेरे से नाराज रहते हैं। जिससे करौली में हिंसा हुई थी तो उसमें पीएफआई का हाथ था, उसको मैंने बढ़ चढ़ के उठाया था और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। कुछ गिरफ्तार भी हुए थे, मैंने वहाँ धरना भी दिया था। मुझे धरना देने के बाद वहाँ गिरफ्तार भी किया था। लेकिन पीएफआई का वहाँ का जो मुख्य अपराधी था मतलूब अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी की मांग में बराबर उठा रहा हूँ। ऐसी कुछ घटनाओं कर जो भीलवाड़ा में सरेआम चाकू से गोद के एक हिंदू युवक को मुसलमान युवकों ने हत्या कर डाली थी। और चूंकि मैं उदयपुर में भी गया था, तो हो सकता है मैं जो एक्टिव रूप से जो काम करता हूं, तो इसके कारण मेरे ऊपर निशाना लिया गया हो। बहुत पहले शुरू से मैंने एक बार डकैतों के खिलाफ यात्रा की थी और धमकियां समाज कंटकों की मिलती रहती है। ये पहली बार धमकी नहीं है, शुरू से। लेकिन मेरा इसमें इतना ही मकसद है कि जो ये धमकियों का दौर बड़े लेवल पर राजस्थान में चल रहा है वो रुके और ये पीएफआई जैसा संगठन है जो देश में माहौल बिगाड़ रहा है वो प्रतिबंधित हो। और मेरे सुरक्षा की दृष्टि से मैंने पत्र नहीं लिखा है। मैंने तो बल्कि पहले सुरक्षा से पहले पत्र की जांच की जाए, गहराई में जाया जाए। अगर लगता है तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो मेरे पास पीएसओ है, सरकार द्वारा दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ऐसी उन बातों से डरने वाला भी नहीं। अब बात करते हैं लखनऊ के लुलु मॉल विवाद को लेकर। लुलु मॉल में मस्जिद के विवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है। योगी ने कहा कि मॉल अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है, उसको लेकर राजनीति का अड्डा बनाना, सड़कों पर प्रदर्शन करना, यातायात को बाधित करना गलत है। ये भी कहा कि बार बार लखनऊ प्रशासन से कहा गया कि अराजकता की स्थिति पैदा करने और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के कृत्सित प्रयास को गंभीरता से लें और माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है,
यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई तेज होती जा रही है। शिंदे गुट अब उद्धव को एक और झटका देने की तैयारी कर रहा है। विधायकों के बाद अब सांसद भी उद्धव का साथ छोड़ने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। पहले विधायकों ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शिवसेना के सांसदों की बारी। क्या अब उद्धव को संसदीय झटका देंगे शिंदे? ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी। और जो शिवसेना का नाम लेकर जो अपना दुकान चला रहे हैं ना, ये उनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। असली शिवसेना जो है हमेशा बाला साहब ठाकरे जी, जहां ठाकरे वहां शिवसेना। मुंबई से शुरू हुई शिवसेना की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। शिंदे के दिल्ली आने का वैसे आधिकारिक बयान के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली तो पहुंचे हैं ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उनके दिल्ली आगमन ने महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी को और तेज कर दिया है। अटकलें तेज हैं कि शिवसेना से विधायकों की बगावत के बाद सांसद भी उद्धव का साथ छोड़ने को तैयार बैठे हैं। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के बाद शिवसेना के 14 सांसद टीम शिंदे के साथ आ गए। ये 14 सांसद कल शिंदे ग्रुप की मीटिंग में ऑनलाइन मौजूद थे। इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे ग्रुप ने शिवसेना की नई कार्यकारिणी की घोषणा की और पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। मीटिंग में सीएम शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता चुन लिया गया, लेकिन खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना अध्यक्ष के पद से नहीं हटाया गया है। शिंदे गुट ने विधायक दीपक केसरकर को शिवसेना का प्रवक्ता बनाया है। रामदास कदम, आनंदराव अदसुल को नेता चुना गया है। अदसुल और रामदास कदम ने कल ही मातोश्री अपना इस्तीफा भेजा था। बाद में उद्धव गुट ने कहा कि उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित किया गया है। शिंदे गुट झटके पर झटका दे रहा है, लेकिन संजय राउत इसे कॉमेडी शो बताकर हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो कार्यकारिणी है बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई हुई, उनको बर्खास्त कर दिया। ये पार्टी बाला साहब ठाकरे जी की, ये शिवसेना रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सब कुछ हो। आप लोग टूटकर बाहर चले गए, आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। 20 तारीख से सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने आपकी सुनवाई होने जा रही है कि आप एमएलए रहेंगे, विधायक रहेगा, नहीं रहेंगे, आपका गुट क्वालिफाइड होएगा या नहीं होगा, और आप हमको बर्खास्त कर रहे हो। ये तो जैसे टीवी पे जो प्रोग्राम चलता है ना, कॉमेडी एक्सप्रेस सीजन 1 सीजन 2, सीजन 1 मुंबई में चल रहा है कॉमेडी एक्सप्रेस, और सीजन 2 अब दिल्ली में चल रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी। झटके के बावजूद संजय राउत के तेवर कायम हैं। संजय राउत के साथ मीडिया में बात करने आए शिवसेना सांसद अरविंद सावंत शिंदे गुट की पूरी कवायद के असंवैधानिक बता रहे हैं। कोई रास्ते पे बैठ के क्लेम करे, उस क्लेम को आप मान्यता दोगे क्या? शिवसेना ये रजिस्टर्ड पार्टी है, संविधान है, इलेक्शन कमीशन के पास नियमित पद्धति से उसका रजिस्टर्ड हुआ है। अगर इतना सब होने के बावजूद कोई बाहर जाके एक गुट बाहर निकला तो पार्टी पे क्लेम कर सकता है। इतना एक लॉजिकल भी आप सोच लो तो पता चलेगा कि ये गलत है, ये असंवैधानिक है और ये अनैतिक भी है। जुबानी कड़वाहट बढ़ती जा रही है। फिर शिंदे कैंप के प्रवक्ता दीपक केसरकर को लेकर उद्धव ठाकरे को सामने आकर शिंदे की पीठ थपथपानी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि शिंदे साहब जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको एक आशीर्वाद मिले उद्धव साहब का, और शिवसेना उनको आशीर्वाद दे। अगर बाला साहब होते तो भी यही करते, वो बोलते कि मेरे, वो वाघ बोलते थे टाइगर को, तो मेरे टाइगर ने महाराष्ट्र का सिंहासन जीत लिया। उनको पीठ पे थपथपाते, फिर उसको भगवा टीला लगा देते, इसको बाला साहब बोलते। और बाला साहब की जो महानता थी वो हर एक में आनी चाहिए, उद्धव साहब में आना चाहिए। ऐसे समझने वाला मैं नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। खबर है कि आज सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस 12 शिवसेना सांसदों के साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साफ है, दिल्ली के मौसम की तरह महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्म रहने वाला है। मुंबई से ऋत्विक मंडल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।
बात करेंगे बाढ़ बारिश को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड के चंपावत जिले से बड़ी खबर आ रही है। चंपावत में एक बस ऐसी है जो नदी में बह गई है। हालांकि शुक्र है कि इस हादसे में किसी की जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ। काफी जद्दोजहद करके चालक ने अपनी और यहां लोगों की जान बचा ली। लेकिन फिलहाल यह हादसा उत्तराखंड के चंपावत में, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से पानी के तेज बहाव में यह बस फंस जाती है और उसके बाद बड़ा खतरा था, लेकिन जैसे तैसे करके चालक ने अपनी जान बचा ली। ये तस्वीरें डराने वाली चंपावत की तस्वीर, ये उत्तराखंड चंपावत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में भी इधर तेज बारिश, बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये इस वक्त देश के कई राज्यों की स्थिति है, लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीर है ये हम आपको उत्तराखंड चंपावत से दिखा रहे हैं, जहां पर ये शख्स बाढ़ के बीच में पहले अपने बस को बचाने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद जैसे तैसे अपनी जान को ये बचा लेता है। तो तस्वीरें डराने वाली हैं। चंपावत में तेज नदी की धार में यहां पर यह बस बह गई और लगातार लोग दूर से चिल्लाते हुए कि ऊपर वापस आ जाओ, वहां पर खतरा जो है वो ज्यादा है। शुरुआत में यह शख्स अपनी बस को बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, जद्दोजहद करता रहा, लेकिन फिर लोगों ने इसे कहा कि ऊपर आइए और इसके बाद ये शख्स ऊपर चला जाता है, यानी कि सुरक्षित स्थान पर जहां पानी का तेज बहाव नहीं था। अरे ऊपर को आ जाओ, इधर को नीचे को जाओ, नीचे से नीचे पानी का नीचे ऊपर को जाओ, ऊपर को। तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार इस वक्त बाढ़ बारिश ने आफत मचा रखी है, चाहे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके। और बारिश के पानी की वजह से इन लहरों की तीव्रता आप देख सकते हैं। ये पानी का बहाव जो है उसकी गति को आप देख सकते हैं, और इस गति को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति जो है वो कितनी ज्यादा भयावह है। यहां पर विकराट रूप बाढ़ बारिश ने ले रखा है। बाढ़ बारिश चलते भूस्खलन की स्थिति हो रही है, और इन सब के बीच में चंपावत से तस्वीर, जहां पर एक बस फंस जाती है, एक शख्स उसे बचाने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन जब समझ में आता है कि उसकी जान पर खतरा ज्यादा हो रहा है, तो लोगों की बात को सुनकर समझकर वो अपने आप को जैसे तैसे सुरक्षित कर लेता है। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड पर अगले कुछ दिन संकट के गहरे काले बादल मंडराएंगे। 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भारी बारिश से हाईवे ट्रैफिक ठप पड़ा हुआ है और लोग यहां फंसे पड़े हैं। कुछ और दिनों तक पहाड़ी राज्यों को मौसम का अटैक झेलना पड़ेगा। देवभूमि पर कुदरत का कोप, जनजीवन मुहाल, बड़ा बुरा हाल। अगले 3 दिन कहीं ऑरेंज तो कहीं रेड अलर्ट जारी। देवभूमि उत्तराखंड, 4 धामों की पवित्र स्थली उत्तराखंड। ये वादियां गुलजार रहती हैं घड़ी घंटों की आवाज से, शंख और मंत्रों की गूंज से। सब कुछ ठीक रहता, नजारे ऐसे ही रहते। हजारों लोगों का तांता सावन के पहले सोमवार को यहाँ लगता। लेकिन अभी मंजर ऐसा है मानो कि मानसून के दिनों में अक्सर यहाँ पहाड़ दरकते हैं, रास्ते रुकते हैं, लोग घरों में कैद होते हैं। लेकिन इस बार तो हाहाकार ही मच गया है। उत्तराखंड में मानसून की वजह से 4 धाम यात्रा में लगातार रुकावटें और परेशानियों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। कल रात रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में देर रात ट्रैफिक बाधित हो गया लैंडस्लाइड की वजह से, और आज सुबह उस ट्रैफिक को सुचारू किया गया था। और यही हाल पिछले कई दिनों से
रुद्रप्रयाग से लेके कर्णप्रयाग और उसके बाद जोशीमठ से बद्रीनाथ तक की यात्रा में देखने को मिल रहा है। कभी लैंडस्लाइड जैसे हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद हो जाता है, तो कहीं NH-58 का एक हिस्सा बारिश बरसाती नाला बहा के ले जाता है। पुरसारी के पास NH-58 का 80 मीटर तक का हिस्सा ढह गया है और इन्हीं हालातों की वजह से श्रद्धालुओं को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है चार धाम यात्रा में, और साथ ही बद्रीनाथ तक के मार्ग में कई सारे खतरे, रोड लैंडस्लाइड जैसे खतरे श्रद्धालुओं के लिए बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं, मानो सब कुछ अपने आगोश में बाहर ले जाने को आतुर। नाले तक ऐसी गर्ज न कर रहे हैं कि एक अजीब तरह की दहशत फैला रहे हैं। एक महीने से रह रहकर होती तेज बारिश से पहाड़ भीतर तक गीले हैं और किसी जर्जर मकान की तरह जहां तहां दरक पड़ते हैं, रास्ते अवरुद्ध कर देते हैं। अपनी स्तब्ध आंखों से लोग कुदरत का कोप देख रहे हैं, जहां तहां फंस रहे हैं तो कई कई दिनों तक फंसे रह जाते हैं। कोई नहीं जानता कि चलते चलते कहां मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। मुसीबतों के बीच भी जिंदगी तो चलानी है, इसलिए खतरनाक परिस्थितियों में भी पहाड़ी लोगों को पार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये तस्वीरें रामनगर की हैं। एक के बाद एक लैंडस्लाइड ने हाईवे को भी रोक दिया है। कुछ ही दिन तो हुए थे चार धाम यात्रा को शुरू हुए और फौरन बाद से बारिश और भूस्खलन ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। दिक्कत यह है कि ये परेशानी अभी टली नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश का पानी टपकने का नाम तक नहीं ले रहा, लेकिन इधर उत्तराखंड में कल और परसों यानी 18 और 19 जुलाई को भी भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। NDRF और SDRF की टुकड़ियों को खतरे वाले इलाकों में भेज दिया है। ये इंतजाम कितना काम आते हैं, इसकी सबसे बड़ी परीक्षा अगले 3 दिनों में होनी तय है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ अमित भारद्वाज, आज तक। अब हम आपको सीधे चंपावत की तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं। यहां की तस्वीर देखना अहम है अगर आपको बाढ़ की विभीषिका को देखना और समझना है। देखिए, ये बस पहले यहां पर खड़ी हुई थी और उसके बाद कैसे यहां से पानी के तेज बहाव में नीचे गिर जाती है। किनारे पर यह बस खड़ी थी, लेकिन क्योंकि पानी की धारा तेज हो गई और इसके बाद ये बस यहां पर फंस जाती है। तो ये एक बार फिर से दिखाते हैं उत्तराखंड चंपावत की तस्वीरें। तेज लहरें और तेज लहरों के बीच बस अपने आप चलती है और उसके बाद नीचे गिर जाती है। काफी देर तक ड्राइवर यहां कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद जब स्थिति बेकाबू होती है तो बाढ़ बारिश की इन खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अब आपको सीधे ले चलते हैं संबित पात्रा के पास, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कह रहे हैं। नहीं है, जबरन लोगों के मन में शंका उत्पन्न करने का प्रयास ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समय समय पर करती रहती है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और कुछ अन्य सांसदों ने एक ट्वीट करके आक्षेप लगाया है इंडियन आर्मी के ऊपर, भारत की सेना के ऊपर की जो अग्निवीर स्कीम चल रही है उसमें जाति और धर्म के लिए एक कॉलम रखा गया है और जो एप्लीकेंट हैं उनके जाति और धर्म पूछे जा रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इस ट्वीट में किया गया है और कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो इंडियन आर्मी जो है ये जाति के आधार पर रिक्रूट करना चाहती है, पिछड़े और जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है, उनके साथ भेदभाव करना चाहती है। दुख है इस बात का कि माननीय सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो जानते नहीं हैं हकीकत क्या है? मैं बताता हूं आपको हकीकत क्या है। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। द इंडियन आर्मी डज नॉट रिक्रूट एज पर द कास्ट और द रिलीजन ऑफ द एप्लीकेंट। जाति और धर्म से कहीं ऊपर हिंदुस्तान की सेना है।
फिर भी ये जो कॉलम है ये क्यों है, इसका उत्तर 2013 में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे मिला। एक इंडिविजुअल ने इस पे पीआईएल दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जातीय और धर्म के आधार पर क्यों ये कॉलम होते हैं इंडियन आर्मी में। तो 2013 में ही एक सत्य पत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है, किंतु एक प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव और संचालन या परिचालन, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेटिव कहते हैं, यह एक ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है, यह एक प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की आर्मी ने कहा था। 2013 में किसकी सरकार थी? 2013 में मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका था इंडियन आर्मी द्वारा। क्या ये माननीय सदस्य नहीं जानते? क्या ये कांग्रेस पार्टी नहीं जानती? क्या ये आम आदमी पार्टी नहीं जानती? फिर भी इंडियन आर्मी को अखाड़े में घसीट के लाना और उसके साथ दो दो हाथ करने की यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। कहीं ना कहीं यह राजनीति करते करते देश की आर्मी को बदनाम करने का काम है। धर्म का जो कॉलम है क्यों मांगा जाता है? बहुत स्पष्ट रूप से आर्मी ने कहा है हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धर्म का कोई स्थान नहीं, किंतु अनफॉर्चुनेटली अभाग्यवशत यदि कर्म क्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो अंत्येष्टि की जाएगी, उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी वो कैसे की जाएंगी, ये निर्धारित करना भी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर होता है। इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है। उसके बावजूद ये जानते हुए संजय सिंह और आम आदमी पार्टी और कुछ और नेताओं ने जिस प्रकार का सवाल उठाया है, यह कुलछित सवाल है, यह मन को कष्ट देने वाला सवाल है। बंधुगण, इंडिया की आर्मी में रिक्रूटमेंट का एक प्रोसीजर है और यह जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है यह कोई आज का बना हुआ प्रोसीजर नहीं है। यह प्री इंडिपेंडेंस के समय, भारत स्वाधीन हो, भारत को स्वतंत्रता मिले, उससे पहले का यह प्रोसीजर चला आ रहा है। और यह जो पूरा प्रोसीजर है एक स्पेशल आर्मी ऑर्डर के अंतर्गत पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में इसे फॉर्मलाइज किया गया था और वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जो स्पेशल आर्मी ऑर्डर पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में फॉर्मलाइज किया गया, वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, नो चेंज हैज बीन मेड बाय द मोदी गवर्नमेंट, किसी प्रकार का परिवर्तन मोदी सरकार द्वारा नहीं किया गया है। किंतु फिर भी जानबूझकर यह आम आदमी पार्टी की चेष्टा है और कुछ राजनेताओं की चेष्टा है कि सड़क पे आगजनी हो। जो युवा हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अफवाह फैले, युवाओं के अंदर भ्रम की स्थिति फैले कि इंडियन आर्मी हमें रिक्रूट नहीं करना चाहती है। जाति के आधार पर देश को कैसे बांटा जाए और फिर आगजनी हो ताकि इनको राजनीतिक फायदा मिले, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग चेष्टा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये अरविंद केजरीवाल वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाया था। द पीपल हु डाउटेड सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडियन आर्मी yet again have resorted to ways unbecoming of an Indian। ये तरीके जिसमें इंडिया की आर्मी के ऊपर संदेह उत्पन्न कराना, इंडिया की आर्मी को इंडिया के सिटीजन्स के विरोध में खड़ा कर देना, लोगों को अपनी ही आर्मी के खिलाफ भड़काना, यह काम अरविंद केजरीवाल और कुछ राजनीतिक दल के लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। किंतु हिंदुस्तान की जनता बुद्धिमान है, कभी भी इस स्वार्थ में नहीं पड़ने वाली है। वो जानती है कि हमें इंडियन आर्मी पर, हिंदुस्तान की सेना पर पूर्ण विश्वास है।
बंधुगण बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। प्रश्न विनीत नीरज पांडे। सर, आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने भी सेम सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट करके बताया था। देखिए, हमने जो अभी सच्चाई यहां बयान किया है, द फैक्ट्स दैट वी हैव स्टेटेड हियर, ये उन सभी लोगों के लिए है जिनके मन में भारत की सेना के लिए किसी प्रकार का संशय है। फॉर ऑल दोज हु फील दैट देयर इज एन आयोटा ऑफ डाउट against Indian Army, we have put the facts. The Indian Army has also issued a statement.